गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली कुछ कक्षाओं में हमने कृषि जलवायु प्रदेशों का अध्ययन किया था। कृषि जलवायु प्रदेश योजना आयोग ने 15 भागों में इसको बांटा है, जिसके हमने पहले 9 भागों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने आपको बताया था पूर्वी और पश्चिमी हिमालय प्रदेश, उसके बाद सतलज, यमुना, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, फिर हमने अरावली वाला देखा और पूर्वी पठारी प्रदेश देखा। इस तरीके से हम 8 या 9 प्रदेशों को, अब तक महाराष्ट्र का पठार भी हम देख चुके हैं और 9 प्रदेशों को हमने देख लिया है। अब आज 10वें प्रदेश को हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 9वां जो प्रदेश है उसका नाम है नवा जो प्रदेश है उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं दक्कन का आंतरिक पठार, नाम दिया गया है उसको। ठीक है, क्या है? दक्कन का भीतरी प्रदेश है, दक्कन का आंतरिक पठार। दसवां नंबर का है ये, दक्कन का भीतरी प्रदेश। द डेक्कन इंटीरियर। ठीक है, दक्कन का, अब देखिए दक्कन का पठार इसमें माना है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ भाग इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि दक्षिण भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसको इसमें शामिल किया गया है मुख्य रूप से। केरल का कुछ भाग भी है, जो केरल में नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो वाला क्षेत्र है, वो उच्च भूमि जिसको कहते हैं, उस वाले क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो विस्तार देख लेते हैं इसका, कहाँ से कहाँ तक है। विस्तार देखिए, इसका विस्तार है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है इसमें, और केरल, तेलंगाना भी है इसमें कुछ, तेलंगाना भी इसमें लिखेंगे हम। और केरल की उच्च भूमि प्रदेश। समझ गए होंगे आप ये कहाँ है? ये दक्षिणी भारत के अंदर है, जिसमें कर्नाटक का राज्य का कुछ हिस्सा शामिल है, तमिलनाडु लगभग पूरा है, आंध्र प्रदेश भी लगभग पूरा है, तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है और केरल का कुछ हिस्सा है। केरल का कुछ हिस्सा का मतलब क्या है? केरल का अधिकांश हिस्सा पश्चिमी तटीय रेखा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो ये इसका विस्तार है, देख लिया आपने। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर वार्षिक तापमान कितना रहता है। अब देखिए, वार्षिक तापमान वही है लगभग जुलाई का, सभी में सेम है। जुलाई का वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी का जो वार्षिक तापमान है वो कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ भी कैसी जलवायु पाई जाती है? समुद्री जलवायु। समुद्री आसपास है, देखिए आंध्र प्रदेश के वहाँ समुद्र है, केरल के वहाँ समुद्र है और तमिलनाडु के वहाँ समुद्र, तो समुद्री जलवायु का थोड़ा असर है। दूसरी बात ये भूमध्य रेखा के नज़दीक वाले क्षेत्र है, भूमध्य रेखा बहुत नज़दीक हो जाती है, यहाँ जा जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर सर्दियों में कम सर्दी पड़ती है। ठीक है, अधिकांश महीनों में गर्मी पड़ती है। वर्षा, अब देखिए यहाँ पर वर्षा जो होती है, वर्षा अच्छी खासी होएगी या नहीं होएगी बताइए? यहाँ पे देखिए वर्षा अच्छी खासी नहीं होती, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र क्यों है? इसका कारण है, हमने पढ़ा था तमिलनाडु वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा कम होती है। इसमें कर्नाटक का हिस्सा आ रहा है, आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर वर्षा कम होती है लौट के वो मानसून से, पूर्वी मानसून से यहाँ पर वर्षाएँ होती है। ठीक है,
अरब सागरीय वाला जो शाखा है वो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। तो ये कारण है इसका, 50 से 100 सेंटीमीटर इसमें वार्षिक वर्षा होती है, ये इसकी खासियत है। इसके बाद यहाँ पर जो कृषि फसलें हैं, कृषि फसलें मैंने आपको बताया था कहीं ना एक कृषि फसल इम्पोर्टेंट है, उस कृषि फसल को इम्पोर्टेंट वो लिखना ही ज़रूरी है आपको। बाकी तो आप चाहे जो सी फसल लिखना चाहो वैसी फसल आप लिख सकते हैं, लेकिन एक एक फसल कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट अपना महत्व रखती है, इसलिए उस फसल को आप लिखना। जैसे पूर्वी हिमालय में चाय है, पश्चिमी हिमालय में मैंने बता दिया आपको, रोज़ाना बता रहा हूँ मैं इसको। महाराष्ट्र के पठार में आपको कपास लिखना है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब आप मालवा का पठार वाला लिखो, सरसों तिलहन विलहन ये ज़रूर लिखना है आपको। इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट फसल है, वो है कहवा, कॉफ़ी, ठीक है ना। कॉफ़ी का आप ध्यान रखेंगे। कॉफ़ी के अलावा ज्वार है, रागी है, चावल है, नारियल है, और एक इसका भी ध्यान रखना आप, गरम मसाले, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी का उत्पादन, आम का भी लिख सकते हैं, आम्र वर्षा होती है ना, आम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर प्रमुख कृषि फसलें हैं, ठीक है। प्रमुख कृषि फसल के अंतर्गत ये लिख लेंगे आप। इसके बाद जो विशेष बात है, वो विशेष बात क्या है, बताइए क्या विशेष हो सकता है यहाँ पर। विशेष क्या हो सकता है, विशेष ये हो सकता है यहाँ पर कि ये सभी क्षेत्र जो है शुष्क कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, शुष्क कृषि क्षेत्र के अंतर्गत है। दूसरी बात, यहाँ पर सर्वाधिक तालाब वाली सिंचाई होती है, तालाब द्वारा सिंचाई सर्वाधिक होती है इस एरिया में, ठीक है। तो ये इसमें विशेष बात है। दूसरी और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर इन उद्योगों को बढ़ावा दिया गया तो किसानों की आय में क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ इम्पोर्टेंस रखती है अपना। इसके अलावा आप चाहो तो वह भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो है समुद्री संसाधनों, समुद्री जो खाद्य पदार्थ है उनके ऊपर निर्भर ज़्यादा क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। क्योंकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ये वाले सारे क्षेत्र जो है समुद्री संसाधनों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, क्योंकि मछलियाँ यहाँ पर प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, समुद्री संसाधन पर अधिक निर्भर क्षेत्र। तो ये आप लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अगला प्रदेश पढ़ेंगे हम, जो 11वां प्रदेश होगा हमारा, 11वां। अब कुछ बच रहे हैं प्रदेश, उन्हीं को आज हम देख लेते हैं, सभी को आज ख़त्म कर देंगे इसको जान से, ठीक है। दक्कन का भीतरी प्रदेश, द डेक्कन इंटीरियर विस्तार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल की उच्च भूमि प्रदेश। वार्षिक वर्षा, यहाँ वार्षिक तापमान, वार्षिक ही लिखा है यहाँ पर, तापमान लिखिए। वार्षिक तापमान जुलाई में 25 से 35, जनवरी में 20 से 25, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। कृषि फसलें, कॉफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज्वार, रागी, चावल, नारियल, गरम मसाले भी इम्पोर्टेंट है। विशेष क्या है, शुष्क कृषि क्षेत्र है ये, तालाब द्वारा यहाँ सिंचाई की जाती है। कृषि, मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं, मिटाते हैं इसको, फिर देखते हैं अगला क्या है, अगला कौन सा। अब देखिए तटीय मैदान वाला क्षेत्र रह गया और 2 मरुस्थलीय क्षेत्र रह गए और एक वो रह गया, ठीक है। तो 10 हो गए यहाँ पर। 10 तक आप ध्यान रखना है कि पहाड़ी, मैदानी और पठारी प्रदेश है, ठीक है, 10 तक। फिर उसके बाद देखते हैं अगले में क्या आता है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला प्रदेश कौन सा है। अगला है पूर्वी तटीय मैदान। कौन सा है बोलो, पूर्वी तटीय मैदान।
द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्ट कहते हैं किनारे, तट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेट कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के केरल तक है, कन्याकुमारी तक, ठीक है ना। तो यानी कि इसके अंदर काकीनाडा तट, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ये सारे तट इसके अंतर्गत आते हैं। राज्यों के नाम लिखना चाहो तो राज्यों के नाम भी हम इसमें लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे विस्तार इसका लिखेंगे, विस्तार, कोरोमंडल तट, काकीनाडा, हालांकि काकीनाडा बहुत छोटा तट है इनके मुकाबले, और उत्तरी सरकार तट, ठीक है। ये इसका विस्तार है। राज्य आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का कुछ, ठीक है। ये यहाँ तक इसका विस्तार है। इसके बाद यहाँ का तापमान भी उच्च रहेगा क्योंकि ये भी क्या है? तटीय प्रदेश है। वार्षिक तापमान जुलाई का तो लगभग सभी में सामान्य, ध्यान रखिएगा आप, जुलाई में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जुलाई में, और जनवरी के तापमान में ही थोड़ी गड़बड़ी होगी। जनवरी का तापमान यहाँ पर रहता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान, ठीक है। ये यहाँ का तापमान रहता है। इसके बाद देखते हैं वर्षा कितनी होती है यहाँ पर। तो वर्षा देखिए थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसके मुकाबले, यहाँ पर जो 75 से 150 तक होगी। वर्षा कितनी होगी यहाँ पर? 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। कितनी? ठीक है, 75 से 100 नहीं 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होगी, ठीक। अब यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, मुख्य फसलों के अंतर्गत वही है चावल वगैरह, कोई ख़ास फसल नहीं है। चावल है, तंबाकू, तंबाकू ही रख लेना याद यहाँ, तंबाकू। इसके अलावा जूट की कृषि भी की जाती है यहाँ पर। रागी है, दलहन और तिलहन तो कॉमनली आप सभी में लिख देना, ठीक है। दालें और मूंगफली वगैरह, ये मूंगफली लिख सकते हैं इसमें अलग से। यहाँ पर सभी जगह उत्पादन किया जाता है इनका, ठीक है। तो ये यहाँ आपकी इम्पोर्टेंट फसलें हैं। ये पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूर्वी तटीय मैदान की फसलें हैं ये। इसके बाद यहाँ की विशेष बात क्या है, देखिए जो कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, इसमें अब तक पिछले चैप्टर्स में हमने भारत के संदर्भ में जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी को लिख देंगे तो कोई भी हर्ज नहीं है, और उनका याद हो तो इसमें लिख देंगे, इसका याद हो तो उनमें लिख देंगे। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं आपको इसको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हालांकि पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, केवल कृषि जलवायु प्रदेशों के नाम लिखाए थे और नक्शे में दर्शा दिया था उनको। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इनको, हर एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप केवल इसके माध्यम से इसी को ना समझे, अन्य चैप्टर्स को भी आप समझ लें, कहाँ की जलवायु कैसी है, कहाँ का उच्चावच कैसा है, ये सब आप समझ सकते हैं। और कौन कौन से प्रदेश, कौन कौन से क्षेत्र किसी प्रदेश में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तापमान कितना होता है, वर्षा कितनी होती है, वर्षा देखिए यहाँ पर आ रही है बार बार में, इसलिए आप बहुत सी चीज़ों को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। विशेष क्या है देखिए, यहाँ पर मिट्टी भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ साथ में। यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? पीट मृदा, पीट मृदा, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है ना। यहाँ जो है मत्स्य संसाधन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मत्स्य पालन जो किया जाता है उस मत्स्य पालन को और अधिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले भविष्य में यहाँ के लोग मछली पालन के व्यवसाय को करके अच्छी धनोपार्जन कर सके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत। इसको भी आप उतार लीजिए। इसके बाद देखेंगे अगला कौन सा है, पूर्वी तटीय मैदान, विस्तार इसका
कोरोमंडल काकीनाडा उत्तरी सरकार तट, तापमान 25 से 35 जुलाई में और जनवरी में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर। मुख्य फसलें चावल, तंबाकू, जूट, रागी, दलहन, तिलहन, मूंगफली। विशेष क्या है? पीट मृदा और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर हो जाती। मत्स्य संसाधन को बढ़ावा देने की जरूरत है, इसके विकास की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्या है। अगला प्रदेश है पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय प्रदेश, तो पश्चिमी तटीय मैदानी प्रदेश कुछ भी लिख सकते हैं आप। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन भी लिख सकते हैं आप इसके आगे, ठीक है। प्रदेश पश्चिमी तटीय प्रदेश, इसका जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको? वो विस्तार मिलेगा आपको बम्बई, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक। कहाँ से? बम्बई, सॉरी, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको इसका विस्तार मिलेगा। यानी कि कोंकण तट, कोंकण तट है, कोंकण तट और मालाबार तट। कौन कौन सा तट है? कोंकण तट और मालाबार तट, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उसमें भी लिख सकते हो आप राज्य लिखना चाहो तो, कर्नाटक, गोवा और केरल का तट शामिल है। ठीक है। वर्षा तापमान देख लेते हैं। यहाँ का तापमान कितना है? तापमान यहाँ का देखिए वही 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जुलाई में, लेकिन जनवरी का तापमान यहाँ पे थोड़ा सा बदलता है और जनवरी का तापमान हो जाता है 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये जनवरी का तापमान यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ऊंचा प्रदेश है। कर्क रेखा आ जाती है ना, कर्क रेखा गुजरात वाले क्षेत्र में, तो वहाँ थोड़ा सा तापमान ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से ये 30 डिग्री सेल्सियस तक जनवरी में पहुँच जाता है। वर्षा देख लेते हैं यहाँ पर। अब बताइए वर्षा वाला क्षेत्र है कि नहीं है? वर्षा वाला ये क्षेत्र नहीं है या है? बताइए। है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि जब मानसून शुरू होता है, हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा बारिश यहीं करता है वो, ठीक है, या फिर यहाँ करता है, तो वही वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना। अब चूंकि यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, नक्शे में तो हमने दर्शाया है, लेकिन हम पूरे कोस्ट की बात कर रहे हैं, ऊपर से लेकर के नीचे का जो कोस्टल प्लेन है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो गुजरात से यहाँ तक की, तो वहाँ का औसत देखा जा रहा है। ठीक है, तो वो कितना है? 200 सेंटीमीटर से अधिक है। तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद हम कृषि फसलें देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कृषि फसलें की जाती है? तो वही कृषि फसलें हैं जिसमें चावल है, नारियल है, तंबाकू है, सुपारी है, रागी है, ज्वार, इन सभी का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इन सभी का उत्पादन बोलो क्या किया जाता है यहाँ पर? उत्पादन किया। तलहन और दिलहन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, दलहन और तिलहन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लिख लीजिए दलहन, तिलहन। इसके अलावा कपास भी आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कपास भी हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कपास का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहीं पर किया जाता है कपास का उत्पादन। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन भी किया जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इसको, बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। 2-4 फसलें आपको लिखनी होगी। अब देखिए हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, थोड़ा दक्षिण में आ जाते हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है नारियल के पेड़ मिलेंगे यहाँ पर, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, चावल की कृषि होगी, ये कॉमनली बातें आपको ध्यान
रखनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है, विशेष में क्या है, यहाँ भी मत्स्य पालन की अच्छी संभावना है, मत्स्य पालन की अच्छी संभावना है। साथ ही साथ झींगा पालन की भी संभावना है। झींगा किसको कहते हैं? झींगा कहते हैं मछली के बीजों को। ठीक है, मछली के छोटे छोटे रूप होते हैं, उसी तरीके का झींगा होता है, जिसको हमने आपको बताया था समुद्री संसाधन, जो केकड़े फेकड़े समुद्र में पता नहीं क्या क्या होते हैं, इन सभी को भी खाते हैं लोग बाग, तो इनकी भी कृषि की जाती है, जिसको जल कृषि के नाम से जाना जाता है। हाइड्रो एग्रीकल्चर कहते हैं इसको, जल कृषि। ये चीन में जो लोग खाते हैं ना, पता नहीं क्या क्या निकाल के खाते हैं, उल्टे पुल्टे चीज़ें, वो सभी जल कृषि के उदाहरण हैं। ठीक है, जल कृषि के माध्यम से उनको पाला जाता है, तारा मछली, स्टारफिश वगैरह, इन सभी को खाया जाता है ना, वो सभी उनको पाला जाता है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है, फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है खाने के अंदर। ये लिख लीजिए आप, पश्चिमी तटीय मैदान द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, विस्तार कोंकण तट, मालाबार तट, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल तट शामिल है इसमें। तापमान 25 से 35 जुलाई का है, जनवरी में 18 से 30 है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। चावल की कृषि की जाती है, नारियल की कृषि की जाती है, तंबाकू, सुपारी, रागी, ज्वार, दलहन, तिलहन, कपास और गन्ना। मत्स्य पालन और झींगा पालन की अच्छी संभावना यहाँ पर मौजूद है। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला कौन सा है। अगले दो वो थोड़े मरुस्थलीय संबंधित है, यानी कि एक गुजरात प्रदेश है और एक कौन सा है, एक राजस्थान का पश्चिमी प्रदेश है। ठीक है, अरावली के पश्चिम में जो है वो वाला प्रदेश है, उनको भी देख लेते हैं हम। अगला है गुजरात प्रदेश। क्या है अगला? गुजरात प्रदेश नंबर 13, जिसको नाम जाना जाता है गुजरात के मैदान और पहाड़ियाँ। गुजरात के मैदान और पहाड़ियाँ जिसको नाम दिया गया है। अब देखिए, इसको लिख देते हैं हम, द गुजरात प्लेन एंड हिल्स। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए हैं, कोस्टल प्लेन से पश्चिम, जो हमने कोस्टल प्लेन अभी पढ़ा है उससे थोड़ा सा ऊपर आए हैं, और ऊपर आने के बाद हम गुजरात प्रदेश को पाए हैं। तो गुजरात प्रदेश का विस्तार कहाँ तक होगा? केवल गुजरात तक ही सीमित है। विस्तार क्या है? कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा मान लीजिए और कुछ गुजरात है। ठीक है, गुजरात खासकर से माही और साबरमती नदी है जो, इसका मैदान कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा भी है, कुछ राजस्थान का हिस्सा भी है। बाकी महत्वपूर्ण क्या है? गुजरात। माही साबरमती का मैदान आपको विस्तार के अंदर लिखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसकी तापमान कितना है। यहाँ पर तापमान थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर तापमान कितना मिलेगा? देखिए तापमान यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल जाएगा, 30 से 25 से 35 मिल जाएगा। ठीक है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी का आपको, ये जुलाई का है, जनवरी का तापमान आपको मिल जाएगा 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तापमान आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और वर्षा जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। वर्षा कितनी मिल जाएगी आपको? 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, इतनी वर्षा यहाँ पर होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला ये क्षेत्र है। फिर इसके बाद देख लेते हैं वर्षा के बाद यहाँ कृषि फसलें कौन कौन सी है। तो कृषि फसलों में ज़्यादा इम्पोर्टेंट फसल कौन सी है? यहाँ पर है तंबाकू है, दलहन है, कपास है, गेहूं है, कुछ मात्रा में चावल भी होता है,
ये सारी फसलें हैं जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सरसों भी है, वो भी लिख सकते। तिलहन के अंदर आ गई, तिलहन नहीं लिखाना, तिलहन और मूंगफली। हालांकि मूंगफली भी तिलहन फसल है, लेकिन मूंगफली को वैसे भी खाया जाता है, इसलिए थोड़ा सा अलग लिख दिया, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ की कृषि फसल ये है। यहाँ के विशेष में कुछ बातें हैं। यहाँ जल प्रबंधन की आवश्यकता है, जल प्रबंधन की आवश्यकता है। खारे पानी में जल कृषि पर बल देने की आवश्यकता है। खारे पानी में जल कृषि देने पर आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बातें, बस यही इम्पोर्टेंट बात है। वर्षा जल संग्रहण जल प्रबंधन के अंतर्गत आती है वो टॉपिक भी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 13वें जलवायु प्रदेश जो भारत का है, कृषि जलवायु प्रदेश है, उसके अंतर्गत गुजरात की पहाड़ियाँ और मैदान हैं। इसमें गुजरात के माही और साबरमती वाला क्षेत्र है। तापमान 20 से 35 डिग्री जुलाई में, और जनवरी में तापमान जो है 15 से, यहाँ 20 से 35 कीजिए, है ना, 20 से नहीं 25 से ही कीजिए इसको, 25 से 35, जनवरी में 15 से 30, और वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक। तंबाकू, दलहन, कपास वगैरह ये यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला, इसको भी मिटा देते हैं। अगला क्या है, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है। उस पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र को भी हम देख लेते हैं। आज ख़त्म कर देंगे इसको। 14वां क्या है, पश्चिमी राजस्थान। द वेस्टर्न राजस्थान। इसका विस्तार कहाँ है, अरावली के पश्चिम, ठीक है। अरावली के पश्चिम तक इसका विस्तार है। यहाँ का तापमान देख लेते हैं, वार्षिक तापमान कितना रहता है यहाँ पर। तो जुलाई में तो बढ़ा हुआ रहता है भाई, जुलाई का तापमान तो 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि जनवरी का तापमान वो रहता है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, ठीक है। जुलाई का तापमान तो ज़्यादा रहता है और जनवरी का तापमान यहाँ पे रहता है कम। वर्षा तो सबसे कम होती है यहाँ पर, आप सभी को मालूम है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला ये क्षेत्र। ये विशेष बात है यहाँ पर, ठीक है, विशेष बात है ये यहाँ पर, वर्षा सबसे कम होती है यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कृषि फसलें। कृषि फसलें कौन सी होती है, बाजरा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाजरा इम्पोर्टेंट फसल है यहाँ की। इसके अलावा दलहन है और पशुओं के लिए चारे का उत्पादन भी कर लिया जाता है, ठीक है। बाजरा, दलहन और चारा यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जो यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं, ठीक। यहाँ विशेष बात क्या है, यहाँ ना तो मत्स्य संसाधन है, ना वर्षा जल एकत्रित किया जा सकता है क्योंकि वर्षा होती नहीं, कम होती है। यहाँ पर क्या है, पशु संसाधन है। क्या है, पशु संसाधनों पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
पशु संसाधनों पर क्या है, विशेष बल देने की आवश्यकता है। साथ ही जल संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पर जल संरक्षण की आवश्यकता है। यहाँ पर जो जल है उसको बचाया जा सके, उसको प्रदूषित होने से बचाया जा सके, उन चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता महसूस की जा रही। तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये है पश्चिमी राजस्थान, द वेस्टर्न राजस्थान विस्तार अरावली के पश्चिम में है। 30 से 40 डिग्री जुलाई में वर्षा होती है और 10 से 25 डिग्री तापमान जनवरी में रहता है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कृषि फसलें जो है बाजरा है, दलहन है, चारा है। विशेष में पशुधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और वर्षा जल संचरण की आवश्यकता है यहाँ पर महसूस की जाती है। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रदेश हम पढ़ेंगे जिसको द्वीपीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। द्वीपीय प्रदेश ये है 15 नंबर। आखिरी प्रदेश है जलवायु प्रदेश, द आइसलैंड रीजन। अब इसका विस्तार बताने की तो आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसका विस्तार है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का आखिरी जलवायु प्रदेश है। तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे और नीचे नहीं होते हैं। तापमान जुलाई का जो रहता है वो रहता है 25 से 30 के बीच में। जनवरी का जो रहता है वो रहता है 20 से 25 के बीच में। तापांतर ज़्यादा नहीं है क्योंकि भूमध्य रेखा के करीब वाला क्षेत्र हो गया ना। भूमध्य रेखा यहाँ से बहुत कम दूरी पर है क्योंकि 6 डिग्री से तो ये शुरू हो जाता है अंडमान निकोबार हमारा। तो 6 डिग्री का मतलब है 6 गुणा 111 कर लीजिए, 111 किलोमीटर पर 1 अक्षांश होता है। ठीक है, तो लगभग 800-900 किलोमीटर की दूरी है बस भूमध्य रेखा से, तो इसलिए तापमान ज़्यादा नीचे नहीं जाता। वर्षा, अब बताइए भूमध्य रेखा के पास है तो वर्षा कम होएगी ज़्यादा होएगी? वर्षा यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक है। ठीक है, वर्षा यहाँ पर अधिक है। विस्तार हो गया, तापमान हो गया, वर्षा। कृषि फसलें, कृषि फसलों में मुख्यतः मसाले टाइप फसलें यहाँ पर ज़्यादा पैदा की जाती है, जैसे हल्दी हुई और इसके अलावा दलहन हुई, अनानास हुई। ये तो लिखिए आप, चावल की कृषि की जाती है यहाँ पर, अनानास, हल्दी, दलहन भी की जाती है, सुपारी, नारियल, इन सभी की कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि फसलें। विशेष क्या है इसमें? विशेष बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, बस यही है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश है। और मत्स्य पालन की उच्च संभावना यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी है। ये किसके अंतर्गत है बोलो? ये है आपके कृषि जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत। ये कृषि जलवायु प्रदेश आज जाकर के हमारा पूरा हुआ है। पिछले 6-7 नहीं 3-4 दिनों से हम इसका अध्ययन कर रहे थे। 3, 4 और 4, हाँ बिल्कुल, आप 5 दिन हुए हैं आज। 5 लेक्चर्स में हमारा एक कृषि जलवायु प्रदेश पूरा हुआ है योजना आयोग के द्वारा। कल भी हम इसी की चर्चा करेंगे, उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लिख लीजिए इसको।